रेखांकित किया कि ये सारी बात दरअसल कहाँ से शुरू हुई। ये अजीब तरह की विडंबना है कि राज्य बनने के 22 साल पूरे होने के बाद हमारे सामने ये चिंता बड़े रूप में खड़ी है कि हम इस राज्य के भीतर ज़मीनों को कैसे, अपनी ज़मीनों को कैसे बचाएंगे। और सिर्फ अपनी ज़मीनों को कैसे बचाएंगे चिंता नहीं है, बल्कि अपना जंगल, अपना पानी और यहाँ तक की जो स्थिति है उसमें तो जीवन भी कैसे लोगों का बचाएंगे, ये भी संकट हमारे सामने है। ये चुनौती हमारे सामने खड़ी हुई। और जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, बस मैं 2-3 बातें उस सिलसिले में कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि जो जहाँ से ये बात शुरू हुई, भूमि कानून के सवाल पर, जिसकी पृष्ठभूमि जयसिंह रावत जी ने भी रखी, चारुदा ने भी उस पृष्ठभूमि पर जिक्र किया, और उसमें सीधे 2018 में, उस 2018 से पहले जो कानून था और उसमें उस कानून के दायरे में भी जो छूट थी कि नगर निकायों के बाहर ही वो लागू होता था, यानी ज़मीन खरीदने बेचने की जो खुली छूट थी वो नगर निकायों के भीतर मौजूद थी। तो 2018 से पहले जो सरकारें कर रही थी, ऐसा नहीं था कि वो ऐसा नहीं कर रही थी, बल्कि हरीश रावत जी के ज़माने में वो ये कर रहे थे कि तमाम छोटी छोटी जगहों को नगर पंचायत और नगर पालिका बना रहे थे। हम लोगों ने तो, हमारे साथ ही कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा जी यहाँ बैठे हैं, ये उस लड़ाई के नेता रहे हैं। बिंदुखत्ता में, बिंदुखत्ता को नगर पालिका हरीश रावत जी की सरकार ने बनाया और उसके खिलाफ एक लंबा आंदोलन वहाँ अखिल भारतीय किसान महासभा और हमारी पार्टी के नेतृत्व में चला। कॉमरेड पुरुषोत्तम शर्मा जी उस लड़ाई के नेता थे। तो वो क्यों, एक जंगल की जमीन को भी क्यों नगर पालिका बना देना? तो इसलिए बना देना था क्योंकि जमीनें बेचने की, खुले तौर पर जमीनें बेचने का, खुले हाथ से जमीनें बेचने का अधिकार अपने पास रहे। तो लेकिन उसका एक स्वरूप दबा छुपा था कि नगर निकायों के भीतर ही आप ऐसा कर सकते हैं। तो ये दबा छुपा ढका हुआ स्वरूप दरअसल त्रिवेंद्र रावत जी के जमाने में खुला हो गया, एकदम नंगे रूप में। पहले वो अध्यादेश लेकर के आए और दिसंबर 2018 में उन्होंने कानून पास कर दिया कि भाई जो चाहे जितनी जमीनें खरीदना चाहे, औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर इस प्रदेश में कोई आए और कितनी भी जमीनें खरीद ले, ये खुली छूट त्रिवेंद्र रावत जी के जमाने में दे दी गई, ये खुली छूट हो गई। और उस समय भी आंदोलन के लोगों ने, तो आंदोलनकारी लोगों ने, तमाम हम लोगों ने उसके खिलाफ लिखा, बोला कि ये जमीनों की लूट का कानून, इसके नाम पर कि इन्वेस्टमेंट होगा, निवेश के नाम पर जमीनों की खुली लूट का कानून बना दिया गया है। लेकिन उस समय इस बात को बहुत लोगों ने तवज्जो नहीं दिया। तवज्जो पिछले साल अचानक से कहीं से भारतीय जनता पार्टी वालों ने नया एजेंडा शुरू किया। उन्होंने कहा कि साहब लैंड जिहाद होने वाला। तो किसी भी मामले में, किसी मामले को ही हिंदू मुसलमान का सवाल कैसे बना देना है, उसको हिंदू मुसलमान की लड़ाई बना देना है अचानक से। तो जमीनों की लूट इशू नहीं है, जमीनों की लूट से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई तथाकथित एक लैंड जिहाद होने वाला है, इसलिए ये भू कानून का सवाल खड़ा हुआ। और जब हमने इस पर बोलना शुरू किया कि ये लोग कौन है, ये क्यों बोल रहे हैं, तो धीरे धीरे करके वो पीछे हटे। इस बात से थोड़ा सा उनको भी डिफेंसिव मोड में जाना पड़ा। तो लेकिन ये जो जमीनों की लूट का कानून त्रिवेंद्र रावत ने बनाया, उनकी सरकार ने बनाया, ये जमीनों की लूट का खुला रास्ता एक तरह से खोल दिया गया। तो पिछले साल जो कमेटी बनी, हमने तो उस कमेटी को भी लिख करके सुझाव दिया। वो कमेटी पर भी मैं आता हूं कि कमेटी ने क्या सुझाव, क्या उनका जितना सामने आया, लेकिन हमने उस कमेटी को भी लिख करके दिया और हमने कहा कि पहली बात तो 2018 का जो संशोधन है वो रद्द होना चाहिए, पहली बात है। बाकी कानून बनेगा, जो बनेगा वो भी देखा जाएगा, लेकिन पहली बात जो ये जमीनों की लूट की खुली बात है, क्योंकि जो हमारे यहाँ कानून है उसका नाम क्या है? उसका नाम था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि सुधार अधिनियम। उसमें पहली बात क्या है? पहली बात है जमींदारी विनाश। ये जमींदारी विनाश जो है, जमींदारी का उन्मूलन, जमींदारी का खात्मा, ये हमने आज़ादी के आंदोलन के साथ हासिल किया। आज़ादी के साथ ही, आज़ादी की लड़ाई के साथ हमने हासिल किया कि भाई देश में अब कोई जमींदार नहीं होगा, कोई असीमित भूमि का मालिक नहीं होगा। और 2018 में त्रिवेंद्र रावत ने वो कानून पास किया, तो एक तरह से वो जो आज़ादी के साथ हमने जमींदारी उन्मूलन हासिल किया, जमींदारी विनाश हासिल किया, उसको एक तरह से उन्होंने ध्वस्त कर दिया, निरस्त कर दिया। नए तरह की जमींदारी कायम करने का इंतजाम उन्होंने कर दिया। और
देश के किसी राज्य में, हिमालयी राज्यों में भी, अन्य किसी राज्य में भी ऐसा कोई राज्य नहीं है कि जहां ऐसा कानून हो कि नहीं साहब औद्योगिक प्रयोजन के नाम पर आपको खुली छूट हो। हिमाचल प्रदेश का लोग जिक्र कर रहे हैं, जो हिमाचल प्रदेश का कानून है, हिमाचल प्रदेश टीनेंसी एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972, तो उसका तो लोग जिक्र कर रहे हैं। उसमें तो वो जो धारा 118 है वो तो सिर्फ स्थायी निवासी, मूल निवासी, वहीं का रहने वाला का सवाल नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि आज के दिन पर जो कृषि भूमि का सवाल है, कृषि भूमि का रकबा लगातार घट रहा है, जिस तरह से खेती की जमीन लगातार नष्ट हो रही है, खत्म हो रही है, तो वो जो हिमाचल प्रदेश के कानून की धारा 118 वो कहती है कि कृषि भूमि गैर कृषि कार्य के लिए नहीं बेची जा सकती। उसमें सीधा उसमें ये कोई मूल निवास और स्थायी निवास का लफड़ा नहीं है, बल्कि उसमें तो कहा कि जो भी कृषि योग्य जमीन है वो नहीं बेच सकते आप। उसमें है कि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड कैन नॉट बी सोल्ड टू नॉन एग्रीकल्चरिस्ट। तो ये बात यहाँ खत्म हो गई, ये सीधा। और उसके अलावा ये निर्धारित किया कि भाई मकान बनाने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत है उतनी ही ज़मीन ले सकते हैं, दूसरे दुकान बनाने के लिए कितनी ज़मीन की ज़रूरत है उतनी ही ज़मीन ले सकते हैं। हमारे साथ ही जिस समय हमारे यहाँ कानून बदला, उसी समय, लगभग उसी समय सिक्किम ने भी अपने यहाँ कानून में अमेंडमेंट किया, अपने ज़मीन के कानून में संशोधन किया। और सिक्किम के कानून में भी ये प्रावधान है। उन्होंने कहा क्योंकि वो जनजातियों वाला राज्य है, तो वहाँ ये उनके कानून में ये प्रावधान उन्होंने किया कि लिम्बू और जो तमांग जातियाँ हैं वो दूसरे समुदाय को भी अपनी ज़मीन नहीं बेच सकते। सिक्किम के कानून में ये व्यवस्था। और जब ज़मीन